है, हम बेसिकली इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने थोड़ा सा एक शुरू में आपको बताया था कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में डिफरेंस क्या होता है। बजट लाइन जो है वो एक ऐसा कर्व है जो शो करता है कि हाउ लिमिटेड इनकम कैन बी एलोकेटेड बिटवीन टू गुड्स। ये वो सारे कॉम्बिनेशन शो करेगा कि आपके पास लिमिटेड इनकम है, दो गुड्स की प्राइसेस हैं, आपने अपनी इनकम को किस तरह उन दोनों पे खर्च करना है। बजट लाइन आपको सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं बताएगा। सेटिस्फैक्शन लेवल इंडिफरेंस कर्व बनाएगा। इंडिफरेंस कर्व में वो कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दें ऑफ टू गुड्स व्हिच मस्ट बी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व शोज a combination of two goods in various quantities that provides equal satisfaction. satisfaction को हम लोग यूटिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, to an individual. Okay, it is used in economics to describe the point where individual have no particular preferences of either one good or another based on their relative quantities। अच्छा अब इसमें इंडिफरेंस कर्व में हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब दोनों गुड्स के बीच में वो कोई भी कंज्यूम कर सकता है। अगेन अभी इसमें जब आगे हम लोग इक्वेशन करेंगे PE इक्वल्स टू SE प्लस IE, वहां पे प्रेफरेंसेस आ जाएंगी जब एक गुड इंफीरियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं तो इंडिफरेंस कर्व में कोई एज सच प्रेफरेंसेस नहीं है। आप दोनों में से कोई एक गुड चूज कर सकते हो, बट बेसिकली ये है ये कि आप एक गुड एक्स्ट्रा लेने के लिए कितनी दूसरी गुड्स को सैक्रिफाइस कर सकते हो टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अच्छा किसी दो गुड्स का नाम लो आप अकरम। सर ब्रेड और चीज। ओके, ब्रेड कर लेते हैं और चीज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा टेबल बना लेते हैं और कॉम्बिनेशन जरा देख लेते हैं कि किस तरह बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ 5। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेड और यहाँ पे लिख लेते हैं चीज। ठीक है, अच्छा अब अभी फिलहाल जो कॉम्बिनेशन ए है ये एक इंडिविजुअल है, कोई भी इसका नाम है, कोई भी नाम ले लो आप। इसके पास फिलहाल एक ब्रेड है और इसके पास 12 चीज है। अब बेसिकली चीज बहुत ज्यादा है और ब्रेड कम है, एक ही ब्रेड है। अब वो चाह रहा है कि उसके पास एक और ब्रेड आ जाए। एक्सेस चीज उसके पास क्या है लीना? चीज चीज है। अब उसको एक्सचेंज तो करना होगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी एक्सचेंज एफिशिएंसी, परीटो के अंदर एक्सचेंज एफिशिएंसी में आएगा कि आपके पास जो एक्सेस गुड होगी डेफिनेटली आप उसको एक्सचेंज करना चाहोगे विद द गुड जो आपके पास कम है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें बीच में पैसा इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है
और एक ब्रेड के बदले आप कितनी चीज देने को विलिंग हो, लेट्स से अब ये चाह रहा है कि मुझे कोई एक ब्रेड दे दे, उसके बदले मैं 6 चीज दे दूंगा क्योंकि इसके पास चीज बहुत ज्यादा है। सो अब 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब इन ऑर्डर टू गेट 1 ब्रेड he or she is willing to sacrifice 6 चीज। अब उसके पास 6 चीज रह जाएंगी, 6 उसने सेक्रीफाइस करने को विलिंग है या कर ली है, जो भी आप समझ लो। अच्छा, थर्ड कॉम्बिनेशन। अब उसने थर्ड अगर ब्रेड चाहिए होगी लेट्स से, तो ही और शी विल बी विलिंग टू सेक्रीफाइस ओनली 2 चीज। अब उसके पास 4 रह जाएंगी अगर उसको थर्ड ब्रेड चाहिए। और डी में क्या होगा कि अगर उसको फोर्थ ब्रेड चाहिए तो शायद वो सिर्फ एक चीज देने को विलिंग होगा, ठीक है। सो अब यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, आप मुझे बताओगे ये क्यों हो रहा है। द विलिंगनेस टू एक्सचेंज ब्रेड चीज विद ब्रेड डिमिनिशेस। डिमिनिशेस का मतलब फॉल कर रही है। पहली ब्रेड पे तो वो 6 चीज देने को विलिंग था, लेकिन थर्ड और फोर्थ पे उसकी विलिंगनेस टू एक्सचेंज ब्रेड विद चीज डिमिनिशेस। डिमिनिशेस हमने मार्जिनल यूटिलिटी में भी किया हुआ है कि फॉल कर रही है उसकी विलिंगनेस। मेरा क्वेश्चन है व्हाई। अली अली आप बताओगे पहले, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप मुझे टाइप करके बताओगे। क्वेश्चन ये है कि ये जो बंदा है, चलो उसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है अली रख लेते हैं, ठीक है। अली के पास एक ब्रेड थी, 12 चीज थी, और अली ने एक एक्स्ट्रा ब्रेड लेना चाहिए और उसने कहना शुरू कर दिया कि कोई मुझसे 6 चीज लेके मुझे कोई एक और ब्रेड दे दे, ठीक है, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत चीज थी। फिर उसने जब थर्ड ब्रेड लेना चाहिए तो उसकी विलिंगनेस चीज एक्सचेंज करने की कम हो गई, और फोर्थ पे तो और कम हो गई। फिफ्थ तो मेरे ख्याल में नहीं, वो ये नहीं करेगा। फिफ्थ मैंने इसलिए नहीं बनाया कि फिफ्थ ब्रेड के चक्कर में शायद वो चीज ना देना चाहे, क्योंकि अब उसके पास चीज कम है, ब्रेड ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा अली? आप टाइप करोगे अगर माइक नहीं है अली। जी जी अली। सब्स्टिट्यूट करेंगे खुद को। नहीं सब्स्टिट्यूट, लेकिन डिमिनिश क्यों हो रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या एक्सचेंज इफेक्ट डिमिनिश क्यों हो रहा है? हर नए ब्रेड पे उसकी विलिंगनेस टू चीज कम क्यों होती जा रही है अली? सर कि वो बेसिकली एक मतलब कि वो ज़्यादा बेड प्रेफरेंस ज़्यादा बेड की होगी इंस्टेड ऑफ चीज़। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा अली आपका माइक ना बहुत वो है। जी अकरम आप बताओगे। सर क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि द विलिंगनेस टू एक्सचेंज चीज विद ब्रेड डिमिनिशेस, यही है? ऐसा ही है। क्योंकि चीज एक ऐसी चीज है जिसकी सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं है जितनी ब्रेड की है। नहीं, ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। चलिए, तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। चीज आई मीन चीज ब्रेड एक ज्यादा होल चीज है जो ज्यादा मतलब नहीं। अच्छा, ज्यादा अगर मैं नहीं। स्वैप कर दूं, चीज को 1 2 3 4 पे ले आऊं और ब्रेड को 12 6 पे, फिर भी यही होना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। जी लीना। सर उससे जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि जब वो ज़्यादा ब्रेड कंज्यूम करेंगे या उसको चीज़ से एक्सचेंज करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ब्रेड से जो सेटिस्फेक्शन गेन हो रही थी वो फिर डिक्रीज होती एग्जैक्टली। जाएगी, क्योंकि अच्छा, तो बिल्कुल ठीक उससे है। एक तो बिल्कुल लीना ने ठीक कहा कि देखो, पहले एक ब्रेड थी और 12, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया हुआ है। उस वक्त अली आप नहीं थे, लेकिन बाकी सारे थे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है
कब एक चीज आपके पास ज्यादा आती जाएगी, जब एक गुड आप कंज्यूम कंटिन्यूअसली करोगे तो उसकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो कम होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। जैसे हमने बिरयानी की प्लेट की बात की थी कि एक प्लेट, पहली प्लेट पे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दूसरी पे उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहली पे मिली, और फिर फोर्थ फिफ्थ प्लेट आएगी वो तो फिर आपके नेगेटिव हो जाएगा, आपको बुरी लगने लगेगी बिरयानी। तो सेम गोज फॉर द ब्रेड। पहले कॉम्बिनेशन में वन थी, बहुत थोड़ी थी और चीज हमारे पास ज्यादा थी। ठीक है। अब इस वक्त आपको ब्रेड की बहुत ज्यादा यूटिलिटी थी, तो आपने एक एक्स्ट्रा ब्रेड लेने के चक्कर में चीज बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर दी, बिकॉज यू हैव मैनी चीज, तो उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो, आपको आती जा रही है, आपकी सेटिस्फैक्शन उससे कम होती जा रही है, सो आपकी विलिंगनेस जो है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ चीज भी तो कम हो रहा है ना उसके पास। पहले 12 थे पहले एक्सचेंज में, उसके बाद 12 थे, लेकिन थर्ड एक्सचेंज में अब सिर्फ 4 रह गए। अब वो कितनी एक्सचेंज करेगा, उसके पास तो इतनी क्वांटिटी भी नहीं है। ठीक है। चलो यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज when the consumption of a particular commodity, यहाँ पे ब्रेड की बात कर लेते हैं, increases, marginal utility diminishes। so उसकी वजह से क्या होगा, therefore the ability to give up additional cheese for additional bread will decrease। ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक कर लूं। ये बच्चों में बहुत होता था, कोई एक्सेस गुड होती थी तो उसको एक्सचेंज करते थे, लेकिन कहते थे कि एक हद तक कर सकते ना, सारी की सारी चीजें तो नहीं लेके जाओगे आप। ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। सेकंड रीजन, with every exchange, the quantity of good which is given up, इस केस में चीज है, will decrease। तो ऑटोमेटिकली वो चीज कम होती जा रही है। चीज मतलब वो ऊपर जो कमोडिटी है वो तो कम होती जा रही है, इस केस में चीज है, तो फिर आपकी विलिंगनेस भी कम होती जाएगी ना। इतनी तो आपके पास चीज है नहीं कि आप बस ब्रेड ही लेते रहो और चीज एक्सचेंज करते रहो। अच्छा, इसमें एक ड्रॉबैक है, आगे याद रखना, लिमिटेशन में लिखेंगे कि अब यहाँ जो मैंने वैल्यूज दी हैं ब्रेड और चीज की, जरूरी नहीं है कि वो ब्रेड एंड चीज की एक्सचेंज वैल्यू, ये तो मेरी वैल्यूज है ना, हर एक की अपनी अपनी विलिंगनेस होगी टू एक्सचेंज चीज विद ब्रेड। सही है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप जरा इस टेबल से इन डिफरेंस कर्व तो बना के दिखाओ मुझे। अब मैं आपको एक्सेस देता हूँ, लेट्स से ब्रेड कर लेते हैं हम, एक्स कर लेते हैं, और चीज को हम कर लेते हैं वाई। हमने इस तरह बजट लाइन भी बनाया हुआ है, बट बजट लाइन में इनकम थी, बजट लाइन में प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई थी। यहाँ पे प्राइसेस और इनकम्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विलिंगनेस एंड एबिलिटी है टू एक्सचेंज गुड वाई फॉर गुड एक्स। ठीक है। सो आपने इन चारों कॉम्बिनेशन का जरा बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व बनाना है, और जरा आप मुझे भेजोगे व्हाट्सएप पे, यहाँ पे कोई जरा नीट एंड क्लीन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और इसके साथ में आपको
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिर बताऊंगा कि वो क्या होता है। बेसिकली यही होता है जो मैंने आपको बताया है, और उसकी डेफिनेशन लिखने की। चलो जरा इसका ग्राफ तो बनाओ आप लोग। 2000 years later. ठीक है, अच्छा मैं इसको जरा प्रॉपर शेप बनाता हूँ। ये ना होगा, ये मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ले आता हूँ एक्सिस, आप इसको चीज को दूसरे एक्सेस पे भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो खैर अभी फिलहाल इसको इस तरह करते हैं। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्रेड। अगेन मैं रफ सा ही बना रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेड के एक यूनिट 2, 3 एंड आई थिंक 4, बस 4 यूनिट्स है, ठीक है। और ऊपर जो है वो 6, 12, 3, 4 है, तो 2, 4, 6, 8 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 6, 8 एंड 12। अच्छा, जो कर्व बनेगा, मैं एक पॉइंट बना के आपको बताता हूँ। 1 पे 12 है, 1 पे 12 ऊपर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये पहला पॉइंट ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है वो 2 पे 6 हो गया, ठीक है। तो एकदम से शार्प आया, ये इंक्रीज आ गया, ठीक हो गया, ये दूसरा आ गया। थर्ड पे जो है वो 4 हो गया, तो इस पे इतना इंक्रीज, अब ऐसा ऐसा डिमिनिश होता जा रहा है, ठीक है। आपकी विलिंगनेस टू एक्सचेंज चीज फॉर ब्रेड डिमिनिश होती जा रही है। तो थर्ड जो है वो 4 पे बना है, और उसके बाद जो आपका फोर्थ है वो 2, 3 पे बना है, बहुत ही कम हो गया, और ये फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 4 पे 3 हो गया, ठीक है। चलो अब अगर लाइन को ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये। ओके, अब इसमें दो चीजें, एक तो इसमें हमारा ये जो कर्व बन रहा है जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं, एक तो ये बन रहा है। इसका लॉजिक आप मुझे बताओगे, जो अभी आई थिंक एक लीना ने बताया था, और मैंने भी 2 रीजंस दिए हैं कि हाइपरबोला क्यों बन रहा है। दूसरा जो कर्व है वो एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ये कर्व है, कर्व will not touch the axis। दोनों के आंसर जरा देने आप है। हाइपरबोला का तो मैं दे चुका हूं, क्या था, कौन बताएगा? अली आप बताओगे हाइपरबोला का क्या लॉजिक है? ये कर्व इस तरह, ये कर्व क्यों हो रहा है, मतलब ये इसमें टर्न क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी यूटिलिटी कम हो रही है इसलिए। जी, विलिंगनेस टू एक्सचेंज चीज फॉर ब्रेड कम होता जा रहा है, ठीक है। विलिंगनेस टू exchange cheese for bread decreases, okay। लीना एक्सेस को क्यों नहीं टच कर रहा? क्योंकि अगर ये एक्सेस को टच करेगा तो उसका मतलब होगा कि सिर्फ एक गुड कंज्यूम हो रही है, एग्जैक्टली, या तो ब्रेड या बिल्कुल चीज। ठीक है। आई थिंक अकरम आप भी ये कहना चाह रहे थे जी सर। कि अगर एक्सेस को टच करेगा इसका मतलब है यू आर हैविंग वन गुड, और इन डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे एक गुड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका सेटिस्फैक्शन, वैसे भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो एक गुड से तो हाई नहीं होता, मैक्सिमम नहीं होता।
कैसे? ब्रेड लेके बैठे हुए एक जगह पे चीज है नहीं आपके पास, क्या सेटिस्फैक्शन? या चीज लेके बैठे हो ब्रेड नहीं है आपके पास, इस पे भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी है आपको। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चलो ये लिख लेते हैं इधर, इसको भी, इसका ना आपको अच्छा समझ आ गया ये। चलो why? Because indifference curve, IC indifference curve होता है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। Indifference curve shows the combination of, मैं टू को डबल कोट्स में लिख लेता हूँ, टू गुड्स which give equal satisfaction. So अगर ये टच करेगा, if this curve touches one axis, touching axis means that consumer is having one good. इस केस में अगर x को टच करेगा सिर्फ ब्रेड है उसको, ठीक है, which does not give equal satisfaction of two good consumption. चलो ये जरा आप ड्रॉ करो, ड्रॉ करके ये दोनों चीजें लिख लो। उसके बाद में आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जो यही है जो बार बार कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ, और फिर इसके फीचर्स कर लेते हैं जो समवॉट हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। ये जरा ड्रॉ कर लो, लिख लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। One eternity later. ओके, आगे चलें। चलो अब मैं आपको जी सर। definition लिखवा रहा हूँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम MRS कहते हैं, एंड इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक concept that measures the rate at which a consumer is willing to substitute one good for another while maintaining the same level of utility or satisfaction, which should be maximum possible, जितना भी आप कर सकते हो वो है, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो, और इसका टेबल भी वही होगा, ग्राफ भी इंडिफरेंस कर्व का ही होगा। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बस लिख लेते हैं, दोबारा हम ग्राफ वगैरह नहीं बना रहे, फॉर्मूला कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। D is change, Y is good Y, and X is good X, and ये MRS XY है, where MRX marginal rate of substitution good Y for good X, ठीक है। और DY over DX ये शो कर रहा है कि आप कितनी Y देना चाह रहे हो फॉर X, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये माइनस कुछ भी, माइनस नहीं है, ये बस वो है कि आप कितनी मतलब गिव अप करना चाह रहे हो। या इसको ये भी, इसका दूसरा फॉर्मूला है MUX over MUY। MU is the marginal utility of the last unit of good X consumed। सिवाय अली के बाकी सारे थे जब हम MU कर रहे थे,
बेसिकली MUY(x) जो लास्ट यूनिट ऑफ ब्रेड आपने कंज्यूम की है उस पे जो यूटिलिटी होगी, और जो लास्ट यूनिट ऑफ चीज जो आपने कंज्यूम किया है उसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो भी MRS जो है वो शो कर सकता है। एंड रिमेंबर, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग फॉर एवरी गुड। हर गुड की यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है। इवन आपका जो फेवरेट तरीन सॉन्ग भी होगा ना, वो जब आप कंटिन्यूअसली सुनते रहोगे तो वो भी एक टाइम आएगा कि बुरा लगता है, मतलब वो इतना अपील नहीं कर रहा होता आपको। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। चलो ये लिखो। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से और उसका एक ग्राफ मैं आपको दूंगा बनाने को, फिर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करते हैं कि क्या होता है। अब थोड़ा बताता हूँ क्या होता है जब तक आप लिख रहे हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पे बजट लाइन कर्व और इंडिफरेंस कर्व मीट करते हैं, टेंजेंट होते हैं। अब वो पॉइंट क्या शो करता है सर कि आपका बजट भी है और आप वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज भी कर रहे हो। ठीक है, अच्छा एक चीज बजाय पूछने के बता ही देता हूँ कि उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, कि इंडिफरेंस कर्व भी शिफ्ट कर सकता है along with the budget line. Like if you have more money, if you have more income, so definitely आपका budget line कर्व भी उसके हिसाब से शिफ्ट करेगा। अपवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि कंज्यूमर कैन हैव more units of good X and Y to maximize to have the equal satisfaction level, और इनवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि आपके वो कॉम्बिनेशंस उसमें क्वांटिटीज कम हो गई हैं टू गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। एग्जांपल दे देता हूँ, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया AS का, आपके पेरेंट्स ने कहा ये लो पॉकेट मनी तो मिलती है, साथ में ये और पैसे पकड़ो और जाके कोई लंच डिनर करो। अब आपका इंडिफरेंस का भी आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, बिकॉज नाउ यू कैन हैव मोर गुड X एंड गुड Y। बट अगर रिजल्ट खराब आ गया और पॉकेट मनी आधी रह गई तो फिर इनवर्ड शिफ्ट है अलोंग विद द बजट लाइन। बजट लाइन भी शिफ्ट करेगा। फॉर्मूला लिख लो, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा ताकि ये बना लो ग्राफ इक्विलिब्रियम पे। जी सर जी, ये जो dy और dx का ये जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये जी। नेगेटिव में क्यों आ रहा है? इसकी क्या लॉजिक है? क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो ना। वैसे नेगेटिव ना भी लगाओ, खैर आई थिंक कैम्ब्रिज में तो नेगेटिव लगा ही नहीं होता, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों लगा, बट dy ओवर dx है बस, इसको नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो। इट्स लाइक हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड y यू आर विलिंग टू गिव। नेगेटिव इसलिए लगाया कि वो y माइनस होगा, एक ये रीजन है इसके पीछे, बट ना भी लगाओ कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। ठीक है। आगे चले। जी सर। चलो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सकती है, इट इज अ पॉइंट। अब वो आप कहोगे डिफरेंस कर्व में तो हर पॉइंट पे है, यस, बट बजट भी तो देखना है। वेयर बजट लाइन कर्व इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, IC लिख लेते हैं और वहाँ BL लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे हमें थोड़ा बार बार ना लिखना पड़े। इट इज अ पॉइंट
where consumer is having highest possible satisfaction from two goods wills. The combination is in the budget. Okay. अब इसका जरा ग्राफ बना लेते हैं, दोनों को अब ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ले आते हैं गुड एक्स, जो भी कर लो, चीज, ब्रेड, पेप्सी, बर्गर, जो भी करना है, गुड बाय। बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। बजट लाइन सिंपल है, ये बजट लाइन कर्व है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में ले आता हूँ यहाँ पे, और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टेंजेंट होगा, इसको हम कह देते हैं बजट लाइन ए कह देते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ IC1, और जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसको मैं E1 कह देता हूँ। और इस पॉइंट पे क्या है कि बजट में भी है ये कॉम्बिनेशन, प्लस आपकी सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमाइज कर रहा है। ओके, चलो आपसे पूछता हूँ अली, ये पॉइंट मैंने बनाया है, इसको मैं कह देता हूँ 1। ये क्या शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है नहीं, लेकिन शो क्या कर रहा है? यूटिलिटी शो कर रहा है। सेटिस्फैक्शन इस पॉइंट पे तो हो रही है, लेकिन बजट में नहीं है। अफोर्ड नहीं कर सकते आप। हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। अब ये दिस पॉइंट गिव्स इक्वल satisfaction level of two goods but not in a budget. Okay. एक और पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं 2। लीना, आप बताओ कि 2 क्या शो कर रहा है? कि बजट के अंदर है लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। बजट के अंदर है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। दिस पॉइंट इज इन द बजट बट डज नॉट गिव द इक्वल सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे इसको ले आते हैं, चलो जरा ये ड्रॉ करो, ये लिखो। अभी इसमें भी काफी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको करवानी है। काफी चीजों का काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम मेरे ख्याल में शायद कल ही अब होंगे, क्योंकि 3 मिनट्स रह गए। ये भी आप लिख लो। अब आगे जाके ना मैं इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाऊंगा, लेकिन जहां मैं कहूंगा ना कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, तो आप समझ जाओगे कि वहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होंगे। क्योंकि अगर हमने इंडिफरेंस कर्व भी साथ बनाना शुरू कर दी तो ये ग्राफ्स इतने कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, जो बहुत सी बुक्स में अभी आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या है, इतने सारे ग्राफ्स। तो अब से हम इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाएंगे। We are going to shift budget line curve, we are going to extend budget line curve with equilibrium, but आप लोग को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उधर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है विद द बजट लाइन कर्व, तो ये अब आपने आगे जहन में रखना है। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं, आई थिंक अच्छा क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट।
अब इसके कुछ कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी देखो इनकम बढ़ने से बजट लाइन कर्व भी शिफ्ट होगा, एंड आई टोल्ड यू बिफोर के इंडिफरेंस कर्व भी साथ शिफ्ट होगा, बट द पॉइंट इज कहाँ शिफ्ट होगा, लाइक इंडिफरेंस कर्व कहीं यहाँ जाएगा या यहाँ, अब ये डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ गुड। अगर एक गुड इंफीरियर है और दूसरी नॉर्मल है तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसमें प्रेफरेंसेस आ जाएंगी, और अगर दोनों गुड्स नॉर्मल है तो वो डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीजें अभी डिफरेंट होने वाली है, और यही आगे हम ये सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब कल इसको कंटिन्यू करते हैं, और क्लास अभी हम एंड करते हैं।